पिछले 4 महीनों से LAC पर भारत चीन सेना के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और दोनों ही देश बारूद के ऐसे ढेर पर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। दोनों ही देशों ने किसी भी युद्ध वाली स्थिति से निपटने के लिए भारी मात्रा में हथियार LAC से सटे इलाके में पहुंचा दिए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत भी कई समय से चल रही है, लेकिन वो भी अब तक बेनतीजा रही है। चाइना के दोगलेपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ चाइना के विदेश मंत्री और चाइनीज राजदूत भारत के साथ बातचीत से मसला सुलझाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ LAC पर चीनी सेना पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं भारत सरकार भी इस बार चाइना को हल्के में जाने देने के मूड में नहीं है और उसने 59 ऐप्स को बैन करने के बाद अब और 118 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है, जिससे चाइना को फिर से एक बड़ा झटका तो लगा ही है, लेकिन भारत में भी कुछ लोग नाराज हो गए हैं। इससे पहले भारतीय सरकार ने कई चाइनीज कंपनियों के अलग अलग टेंडर कैंसिल किए थे और आत्मनिर्भर अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल कैंपेन का भी शुरुआत की थी। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी 500 चाइनीज सामानों के आयात पर रोक लगा दी थी, जिनका विकल्प पहले से भारत में मौजूद था। उसके बाद कैट ने इस साल रक्षाबंधन पर चाइनीज राखियां ना मंगवाने का भी फैसला किया था, जिसके कारण चाइना के व्यापारियों को 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। और अब हाल ही में कैट ने दिवाली पर भी चाइना से कोई भी सामान ना मंगवाने का फैसला किया है, जिसके कारण चाइना के व्यापारियों को और 40,000 करोड़ तक का नुकसान होगा। भारत सरकार ने भी कैट की हर संभव तरीके से मदद की है और भारतीय ट्रेडर्स और व्यापारियों को पूरा समर्थन दिया है। ऐसे में ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि सिर्फ चाइनीज ऐप्स को बैन क्यों किया जा रहा है और भारतीय सरकार खुद ही चाइनीज सामानों, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह को भी बैन क्यों नहीं कर देती। ऐसे में मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि भारत और चाइना दोनों ही WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और इसी कारण से दोनों ही देशों को बायलैटरल ट्रेड के लिए WTO की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। WTO ने कुछ नियम कानून बनाए हैं जो कि सदस्य देशों की मोनोपोली को रोकने के लिए बनाए हैं। मोबाइल ऐप्स की बात की जाए तो उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, लेकिन उनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है और उनमें कई लूप होल्स हैं। इन्हीं लूप होल्स की मदद से नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चाइना अमेरिका की ऐप्स बैन करता था और अब भारत एक के बाद एक सभी चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहा है। अगर भारत जल्दबाजी में चाइना के खिलाफ बायलैटरल ट्रेड में कोई एक तरफा फैसला ले ले तो WTO द्वारा भारत पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अब कुछ लिबरल प्रजाति के लोगों का ये भी कहना है कि फिर ये छोटी मोटी चाइनीज ऐप्स को बैन करने से भारतीय सरकार क्या उखाड़ लेगी। तो मैं उन सभी लोगों को उदाहरण के लिए बता दूं कि अकेले PUBG भारत से हर साल करीब 825 करोड़ रुपए कमाकर हमारे देश से बाहर ले जाती थी। अब आप सोचो कि 59 और 118 कुल मिलाकर 177 ऐप्स जो भारत सरकार ने बैन की हैं, वो कितने लाखों करोड़ों रुपए भारत से कमाकर बाहर ले जाती होंगी। बात बस पैसों की भी नहीं है, इनमें से कई ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा थी, क्योंकि ये सभी ऐप्स भारत के यूजर्स की जानकारी चाइना में स्टोर करती थी, जिनका एक्सेस चाइनीज सरकार के पास भी था। इसीलिए हर बात पर ही सरकार का विरोध ना करके जरा इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि उस फैसले के पीछे सरकार की क्या मंशा होगी। भारत सरकार का PUBG, टिकटॉक सहित इन सभी 59 और 118 ऐप्स को बैन करने का फैसला सही था या गलत, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।